हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो हमारे इंडियन पॉलिटिक कोर्स में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। हम एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स और साथ में लक्ष्मीकांत जो कि रेफरेंस बुक है, हम ये सारा कोर्स साथ में कंप्लीट करेंगे बुक्स, ताकि यूपीएससी एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो जिनसे एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछता है वो आपके कोर्स कंप्लीट हो। थर्ड पार्टी से नोट्स खरीदोगे 5,000 10,000 और वहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। आपको पता है, आपने इतनी बार खरीदा और उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है आपको। तो हम जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए, आपकी एनसीईआरटी प्लस आपके बेसिक्स, यही जो चीज़ बेसिक्स होगी एनसीईआरटी से प्लस आपकी रेफरेंस बुक्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी हम पॉलिटी चल रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। अब ये 2-3 क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स, एनसीईआरटी तो ऑलरेडी हो चुकी है, जो मेरे प्लेलिस्ट को देख रहे हैं उनको पता है। पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरा मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें जाके मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, ऐसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके डिफेंस एग्जाम से पहले पहले सारे जो आपके जीएस के टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा एनसीईआरटी से तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन आज हमारा काम है कि हम लोगों को लक्ष्मीकांत के नोट्स भी देखने हैं। लक्ष्मीकांत में एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, और एग्जामिनर को एक्चुअली अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो हम उनको आंसर कर पाएँ। ठीक है, सो द होल पॉइंट इज दैट। इसलिए हम लक्ष्मीकांत का करेंगे। पूरी लक्ष्मीकांत जो है उसमें आप जाओगे तो इतनी ज़्यादा टेबल्स हैं। देन शुरू का जो इंडेक्स है वो ही आपका 10 से 15 पेजेस का हो जाता है। आखिरी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बल्कि बना देती है बुक को। तो उस बुक को उठाकर उसको पूरा रिवाइज करने में ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए एक पीडीएफ मैंने क्रिएट की है जिसमें पूरी लक्ष्मीकांत के सारे नोट्स में 80 to 90 पेजेस में पूरे कवर कर लिए हैं, ताकि आपको आसानी हो। पॉइंट टू पॉइंट वहाँ से सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। लेकिन क्योंकि इसमें वो रेफरेंसेस जो हर चैप्टर के बाद दिए होते हैं लक्ष्मीकांत में, वो सब नहीं है, तो इसलिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स से शुरू करके, कि फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स वो सब हमने एनसीईआरटी से देखे। क्लास अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप आराम से देख सकते हैं। एनसीईआरटीज़ को मैं लाइन बाय लाइन कराता हूँ हमेशा। ठीक है, एनसीईआरटीज़ में ये नहीं कि बस नोट्स दे दिए एनसीईआरटीज़ के, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी है कि स्टूडेंट को समझ आए कि बिटवीन द लाइंस एग्जामिनर ने क्या समझाने की कोशिश की, और आप मेरी क्लासेस देख के वो अभी तक समझ गए होंगे। फंडामेंटल राइट्स आता है आपका पार्ट 3 के अंदर, और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ये सारे टॉपिक्स को कवर करता है जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, फंडामेंटल्स पार्ट 3 में है, इनको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और आर्टिकल जो बताया 12 से 35, 12 to 35, डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, दैट इज बिल ऑफ राइट्स जो है उनका, उनसे हमने इंस्पिरेशन ली है और अपने फंडामेंटल राइट्स को बनाया है। फंडामेंटल राइट्स किस लिए होते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फुलफिल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के राइट्स हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एग्जामिनर इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। स्टेट से बचाने के लिए आपको कुछ राइट्स हैं, ताकि आप स्टेट की जो इन्वेजन अगर करना चाहे राइट्स की, आपकी लिबर्टीज, आपकी फ्रीडम पे, तो ये फंडामेंटल राइट्स आपको सेव कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली दे आर लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव का, अगर एग्जीक्यूटिव डिक्टेटर होने की कोशिश करेगा, या फिर आर्बिट्ररी लॉज होते हैं लेजिस्लेचर के ऐसे जो आपको लगे कि आपकी फ्रीडम को हैम्पर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, लिमिटेशंस डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये लिमिटेशंस का नाम ही फंडामेंटल राइट्स है। ताकि वो जो अगेंस्ट दी सिटीजन्स जाने की अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोशिश करे, तो उनको लिमिटेशंस डाल के उनको और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए, क्योंकि ज़रूरी है कि जैसे जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उस कंट्री में हम देखते हैं कि हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है फंडामेंटल राइट्स। अब फीचर्स देख लेते हैं। कुछ ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है, 15, 16, 19, 29, 30, ये मैंने बताया था आपको सिटीजनशिप वाली क्लास में। लेकिन कुछ अवेलेबल हैं सभी को, चाहे वो फॉरेनर्स हों, ठीक है, या लीगल पर्सनस हो लाइक कॉरपोरेशंस और कंपनीज, वो सभी को अवेलेबल है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपको फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बोल दिया है तो आप उस फ्रीडम के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। ठीक है, तो उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। जैसे अगर आप डेफेमेशन करोगे किसी का, किसी बड़ी पब्लिक हस्ती का, आप अगर उनके बारे में कुछ अभद्र स्टेटमेंट्स देते हो, कुछ जो रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हो, तो ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू और उस पर डेफेमेशन केस लग जाता है। तो ये आपके आर्टिकल 19 पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्टेट लगाता है ऐसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ताकि आपके राइट को एक्सरसाइज करने के चक्कर में दूसरों के राइट्स ना दबाएं, बस। ठीक है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जो भी आर्बिट्ररी एक्शन होता है स्टेट का, सभी के सभी उसके अगेंस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये वो उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं। सम ऑफ देम आर ऑल्सो अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ प्राइवेट। कुछ हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगर आपके वो राइट्स हटाएं तो उनके ऊपर भी आप वो कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी हैं, कुछ और ऑलमोस्ट जो सब सब हैं वो स्टेट के ऊपर है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। नेगेटिव इन कैरेक्टर का मतलब कि स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस डालते हैं ऑन दी अथॉरिटी ऑफ स्टेट। दे आर जस्टिसिएबल। इसका मतलब, जस्टिसिएबल का मतलब कि अगर कभी भी वो चीज़ आपसे छीनी जाती है तो आप जुडिशरी के पास डायरेक्टली जा सकते हैं कि ये मेरे से छीना जा रहा है। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। याद रखिएगा, ये इसको कभी भी रिपील या कर्टेल किया जा सकता है, लेकिन तभी जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास की जाए आर्टिकल 368 के तहत और कोई ऑर्डिनरी एक्ट के तहत ना हो। परमानेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट परमानेंट। हटा दी ना राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से। कैसे? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई और उसके बाद उसको हटा दिया गया। सो दे आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट, हमेशा के लिए नहीं है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये तीनों इमरजेंसीज के ऊपर हैं। तो आर्टिकल 352 के तहत जब आपकी इमरजेंसी लगती है तो उस वक्त क्या होता है कि सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हटाया जा सकता है, अदर देन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ठीक है। उसके बाद 6 राइट्स जो हैं, जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोफेशन, ये सब चीज़ों के बारे में जो 6 पॉइंट्स दिए आर्टिकल 19 में, वो तभी सस्पेंड किए जा सकते हैं जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया हो ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन। जब वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा हो तभी आप आर्टिकल 19 को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते नॉर्मली। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। इनकी एप्लीकेशन को तब भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब किसी एरिया के अंदर मार्शल लॉ लगा हो। ठीक है, आप पाकिस्तान के केस सुनते होंगे। ऑफ कोर्स वो जमहूरियत पाकिस्तान बोलते हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान और उसका डेमोक्रेसी का क्या मेल है, बट ठीक है, चलो ये बोलते हैं तो मान लेते हैं। तो वहाँ पे आप देखते होंगे हर बार मार्शल लॉ लगा होता है जब भी कोई ऐसा इशू होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तानीज को, बट स्टिल वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हैम्पर किया जाता है और उसको रोक दिया जाता है। हमारे यहाँ मार्शल लॉ आपको नहीं मिलेंगे लगते हुए। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 के अंदर आपको बताता है कि स्टेट्स के अंदर आता क्या है। ठीक है, आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्ट 3 के लिए इसने बताया कि स्टेट क्या होने वाला है। स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, सभी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह हैं। ठीक है, ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़, ये PSUs की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें ONGC, सेल, ये सब आते हैं। ठीक है, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, या एक कोई प्राइवेट बॉडी या एक एजेंसी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट जो है उसके अंडर काम कर रही हो तो वो भी स्टेट के अंडर ही आता है। मीनिंग ऑफ स्टेट के अंदर जो आर्टिकल 12 में है उसमें ही आता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 13 और 32 मैंने आपको बताया था जुडिशियल रिव्यू की पावर्स देता है जब हमने NCRTs में समझा था। आर्टिकल 13 और 32 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। कैसे? आर्टिकल 13 बोलता है वो सब लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते हैं और उनके साथ इनकंसिस्टेंट है और वो किसी फंडामेंटल राइट को हटाने की कोशिश करते हैं तो दे शैल बी वॉइड, उनको खारिज कर दो। तो ये देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो लॉ है आर्टिकल 13 में, याद रखिएगा, परमानेंट लॉज इनैक्टेड बाय द सेंटर एंड स्टेट। जो भी लॉज
परमानेंट लॉ होते हैं वो लेकर आते हैं, या नॉर्मली ऑर्डिनेंस जो होता है प्रेसिडेंट का वो, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन किसी और को दे देना, जैसे ऑर्डर्स वगैरह देना किसी को, ये सब चीज़ें लॉ के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केशवानंदा भारती केस 1973 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको चैलेंज किया जा सकता है उस ग्राउंड पे कि अगर वो वायलेट करे एक फंडामेंटल राइट को जो एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी केशवानंदा भारती केस, ये तो कितनी बार आपने सुन लिया होगा और कितनी बार मैंने बता दिया होगा आपको। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर फंडामेंटल राइट का एक कोई है और वो बेसिक स्ट्रक्चर होता हो, अब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोला था। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो कोई फंडामेंटल राइट, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी अगर उसको हटाओगे तो वो चैलेंज हो सकती है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर हो। अदरवाइज आपको हटाना है, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको आर्टिकल 12 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत लॉज बनाने की ताकत है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो। आर्टिकल 368 में जो लिखा हुआ है पूरा प्रोसीजर कि कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, आप कर सकते हो, बस बेसिक स्ट्रक्चर को मत करना। ठीक है, अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल फर्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, अब हम ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट के। फर्स्ट जो ग्रुप आता है हमारे पास वो है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी लोग ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब लोग जो हैं लॉ के सामने इक्वल हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के दो सिमिलर लोगों के बीच में ही प्रोटेक्शन उनकी हो सकती है। इक्वालिटी दो लोगों के बीच में ही देखी जा सकती है जो सेम हो। ठीक है, कंपेरेबल्स मस्ट बी कंपेयर्ड वाला सीन है, ये समझ आएगा आपको, डोंट वरी। जिसको पता है ये कंपेरेबल्स मस्ट बी कंपेयर्ड उसको समझ आ गया होगा, अदरवाइज आपको समझाते हैं क्या होता है। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों चीज़ें डिनाई नहीं कर सकता स्टेट। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि ये ब्रिटिश ओरिजिन से आया है, वहाँ पे चलता है ये, और ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट्स अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जैसे रूल ऑफ लॉ होता है कि लॉ ही हमेशा प्रिवेल करेगा हर चीज़ में, किसी की पर्सनल थिंकिंग नहीं, एक लॉ ही जो है वो उसका रूल चलेगा, वो डिसाइड करेंगे सोसाइटी में कैसे रिलेशंस हैं, वो सब चीज़ें। एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किसने, सॉरी यहाँ पे थे हम। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी द ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। प्रीलिम्स 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज़ याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ लॉ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते। रूल ऑफ लॉ को अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर आपने ये बोल दिया कि एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है, आपने उसको पावर दे दी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट के लिए अगर आपको वहाँ पे करना है तो आप इनके पास आके अपनी पिटीशन डाल सकते हैं, जो ये ऑर्डर देंगे, जो ये जजमेंट देंगे वो फाइनल होगी। अब ये क्या हुआ, आपने बिना लॉ के एक सेंट्रल बॉडी बनाई विच इज़ नॉट लॉफुल एट ऑल। ये अटैच्ड ऑफिस है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपने बॉडी बना दी। अब इसके पास इतनी बड़ी पावर है कि ये लॉ से भी ऊपर काम कर रही है। तो हमेशा बोला हुआ है रूल ऑफ लॉ, लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ ऑफ द लैंड है, तो वो हमेशा प्रिवेल करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि जुडिशरी में इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है हमारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, तो वो फाइनल अथॉरिटी वही होगी, आप किसी और को नहीं बनाओगे। British Constitution is result of rights of individuals defined by the courts and not a source of rights. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वही होंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कोर्ट्स ने डिफाइन किए हैं। ठीक है, और जैसे जो उन्होंने बता दिए राइट्स वही होंगे, लेकिन हमारे सोर्स ऑफ राइट्स क्या है? हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सोर्स ऑफ राइट्स। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट्स बताए उसी को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मान लिया। हमारे यहाँ क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है राइट्स का, उसी को हमने अपने राइट्स मान लिए। फ़र्क ये है, इंडियन सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, ये मैंने अभी बताया आपको। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस
इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ किसी भी स्पेशल प्रिविलेज को आपको नहीं देना है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आई थी जब रिजर्वेशन की बात चल रही थी, तो यहाँ पे भी कुछ छेड़छाड़ की गई, बताऊंगा। द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ठीक है, तो इक्वल सब्जेक्शन होगा, सभी लोग जो हैं वो एक एक बराबर ही खड़े होंगे वहाँ लॉ के सामने। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी जो है वो लॉ से बड़ा नहीं है। कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज देख लेते हैं हम। ये कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल सर्कमस्टांसेस में ही होने चाहिए। जो भी आप ट्रीटमेंट इक्वालिटी का दोगे किसी लोगों को, तो वो इक्वल सर्कमस्टांसेस से ही में होंगे। जो लोग, उन्हीं को दोगे आप, उन्हीं को इक्वल देखा जाएगा। बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड द लाइबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज। ठीक है, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल द पर्सन्स। सिमिलर एप्लीकेशन सभी लॉज का, सेम लॉज का उन्हीं सब सेम पर्सन्स पे। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, एंड इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। एक जैसों को ही एक जैसा ट्रीट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब एक्सेप्शंस हैं कुछ जो इक्वालिटी में लिखी हुई है। द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, ये आपको पता है। प्रेसिडेंट, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स विच इज एमएलए, द फॉरेन डिप्लोमैट्स जिनको इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, जो फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनको इम्यूनिटी मिलती है। प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ये सब दिए जाते हैं राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं राइट टू इक्वालिटी में। फिर आता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन दी ग्राउंड्स ओनली, याद रखेगा। एटसेट्रा आगे नहीं है, और भी चीज़ें नहीं, नहीं ओनली पहले बोल दिया है। सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी और ग्राउंड्स पे आप करते हो डिस्क्रिमिनेशन को, तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। कोई भी सिटीजन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते फ्रॉम यूजिंग जनरल पब्लिक यूज प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेंटेन्ड पार्टली और फुली बाय स्टेट फंड। बेशक उसको स्टेट फंड जो है, स्टेट जो है उसको फुली फंड कर रहा हो या थोड़ा सा फंड कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए नहीं रोका जा सकता। ठीक है, ये प्रोविजन जो है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जब भी वो साथ में चला रहे होते हैं, फंड करते हैं किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे ये क्या हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी आपने कर दिया और स्टेट के खिलाफ भी कर दिया। एक्सेप्शंस क्या है? स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। क्योंकि ये मार्जिनलाइज सेक्शंस में आते हैं, इसलिए स्टेट कभी भी परमिटेड है कि वो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस ला सकें। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स हो गए, जैसे एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एससी एसटी, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये आपकी एक्सेप्शंस हो गई। इसके ऊपर अगर कुछ ऐसा होगा, एक्सेप्शंस का मतलब ये है अगर इस पे आप लॉ बनाओगे, जैसे विमेन की 1/3 रिजर्वेशन डाल दो, ठीक है, तो आप कभी बोले कि यार एक ये सेक्शन भी है इसकी 1/3, तो वैसा नहीं है। बेसिकली एक्सेप्शंस है, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शंस के तौर पे इन लोगों को डाला हुआ है यहाँ पे। आर्टिकल 16 पे चलते हैं आप। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, वो इक्वल मिले सभी को, फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ, कहाँ कौन से मैटर्स में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब आपको मौका मिले, जो मौके मिलते हैं ना, वो इक्वालिटी के साथ मिले किसी भी एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट किसी ऑफिस जो स्टेट के अंदर आता हो। अभी प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमली प्राइवेट है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सिर्फ किसी कर रहे हैं कि इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये आर्टिकल 16 के अंदर।
नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उन लोगों पर जो एम्प्लॉयड हैं अंडर द स्टेट। इन चीज़ों पे उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शंस है कुछ, लेकिन पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। इसमें डीपली समझने की जरूरत नहीं है आपको। reservation of appointments or post in favor of any backward classes that is not adequately represented। अगर कोई क्लास जो है सोसाइटी में वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है अपॉइंटमेंट्स में या पोस्ट में। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो हुई थी वो EWS के लिए, वो इसलिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डर कि 10% रिजर्वेशन, ठीक है, हमारे इस अपॉइंटमेंट्स वगैरह में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो थोड़े पुअर हैं उनको मिलेंगे सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है। तो EWS कोटा आपने सुना होगा ना, तो बेसिकली वो होता है, वो आर्टिकल 16 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मौके मिलते हैं वो सबको इक्वली मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां बात कर रहा हूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, आप प्लीज मुझे बताइएगा कि इसका मतलब यहां से इस कौन से पॉइंट से इसका रेफरेंस बनता है, प्लीज बताइएगा। देन कम्स आर्टिकल 17 जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के ऊपर है, जिसमें बताया है कि आपको अनटचेबिलिटी अबॉलिश करनी है और इसकी प्रैक्टिस को भी फॉरबिड करना है, मतलब खत्म करना है। अनटचेबिलिटी टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है, जैसे कैबिनेट हो गया, ये सब, ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफाइन नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये आप लॉ जब बनाते हैं तो वहाँ पे आप डिटेलिंग करते हैं ना लॉ की। लॉ में क्या होता है, इंट्रो होता है, बॉडीज़ के बारे में होता है, पूरी डिटेलिंग की जाती है, तो लॉ के थ्रू आप पूरी डिटेल्स देते हैं कि किन को अनटचेबल्स माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल। तो आर्टिकल 17 जो है आपका स्टेट के खिलाफ तो है ही, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी आपको अनटचेबिलिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको डिस्क्रिमिनेशन करती है आपके खिलाफ, तो आप उस पर फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देन कम्स आर्टिकल 18 विच इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। मिलिट्री या अकेडमिक डिस्टिंक्शन आपने दी है तो वो बात अलग है, अदरवाइज स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा किसी बॉडी को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। ये प्रोहिबिट करता है एक सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। बाहर से आपको कोई टाइटल दे, ठीक है, तो आप वो नहीं लेंगे। एक फॉरेनर जो है होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बहुत डीप है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। ठीक है, टाइटल इज महाराजा और वो सब चीज़ें बेसिकली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ऑफ नेशनल अवार्ड, जैसे भारत रत्न विनर, पद्म विभूषण विनर, पद्म भूषण विनर, पद्मश्री विनर, ये सब अलाउड हैं, इसको आप अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में काउंट नहीं करेंगे। अदरवाइज वो महाराजा धीराजा ऐसे अगर कोई टाइटल्स मिलेंगे तो बेसिकली यू कैन नॉट यूज देम। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वही बात है। राइट टू फ्रीडम पे आते हैं उसके बाद। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली ग्रुप, सेकेंड ग्रुप जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर ही पूरा खेल होता है कंट्री में, जब भी सेडिशन वगैरह की सब बातें होती है तो बेसिकली वो यहीं से आती हैं। और जो भी आपका सेक्शन 144 लगता है, ठीक है, वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है, वो सब, तो ये सब चीज़ें किस लिए आती हैं, राइट टू फ्रीडम का ही खेल है सारा, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 किसके लिए है, राइट टू फ्रीडम के लिए। अब ये शुरू होता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, दैट इट गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स, ये 6 राइट्स, कौन से हैं राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म्स, और फार्म प्रोटेस्ट में ये पूरा का पूरा चीज़ नस्ते नाबूद हो जाती है। डजेंट हैपन लाइक दैट, सबके पास गन्स हैं, सबके पास लाठियां हैं, सबके पास सब कुछ है, एंड वो बोल रहे हैं कि हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट्स अ लाई। ठीक है, थर्ड आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आप अपना बना सकते हैं।
मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। राइट टू रिजाइड एंड सेटल, कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं आप, किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये सब चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हैं ये आर्टिकल 19 के तहत। नोट करने वाली बात यह है कि अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो पहले था यहाँ पे वो डिलीटेड हो गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कभी उस पर नहीं आता। मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सब चीज़ों पे कभी नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। ये बोलते हैं राइट टू रिजाइड एंड सेटल हैं, उसके बाद क्या, या फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब करेंगे। तो बेसिकली उसमें बोल देते हैं कि जो भी मतलब फॉर डिजीजेज एंड एवरीथिंग, उस सब चीज़ों के लिए रोका जा सकता है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एग्जाम कभी पूछा नहीं जाता है। एग्जाम्पल्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के एग्जाम्पल है सेक्शन 144। ये किसी भी असेंबली को रोक सकता है, जैसे 3 से 4 लोगों से ज़्यादा अगर लोग खड़े हैं तो वहाँ पे उनको अंडर सब्जेक्शन आ जाते हैं वो, कि उनको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नहीं खड़े हो सकते। मीटिंग इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर सेक्शन 144 जब लगाया जाता है तो बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एग्जाम्पल ही है वो। तो इससे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये हमने फीचर देखा था और यहाँ पे एग्जाम्पल साफ दिखाई देता है। देन कम्स आर्टिकल 20, जिसमें अगर आपको किसी आप पे एलिगेशंस हैं, आपके लिए किसी ने एफआईआर किया, आप पे कोई केस हुआ है और पुलिस आपको उठाने आती है, पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी, उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे कन्विक्शन होगा, उससे प्रोटेक्शन मिलती है आपको, ये है आर्टिकल 20 में। ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, मतलब आपको आर्बिट्ररी एक्शन कर रही है, आपके बिना वारंट के आपके अंदर घुसे, घर के घुस के और उसका उठा के ले जाए आपको, या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट दे रही है आपको किसी एक्यूज्ड पर्सन पे। अगर मान लीजिए आप एक्यूज्ड है, सिटीजन हो, फॉरेनर हो या लीगल पर्सन हो, किसी पे भी सबको इसमें मिलेगा, ठीक है। मैंने बताया था ना 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं, फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, जिस पे क्या होता है, आपको फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, बाकी सब सभी के लिए होंगे। तो आर्टिकल 20 इसमें नहीं है ना, तो आर्टिकल 20 फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेनर्स को भी इसका वो पूरा वो मिलता है, ठीक है, फायदा। 3 प्रोविजंस है इसके अंदर। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब किसी भी इंसान को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, अगर उस टाइम पे वो एक्ट था ही नहीं। अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो आज के एक्ट के हिसाब से एक ऑफेंस दिया गया है लॉ के अंदर, और आपने वो ऑफेंस तब किया हो जब वो लॉ था ही नहीं, तो उसके बाद आप उसको आज उस करे हुए ऑफेंस के लिए, ठीक है, आप उसको सब्जेक्ट टू कन्विक्शन नहीं डाल सकते, ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन द फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, या पहले जब लॉ था उसमें 10,000 रुपए का फाइन था, और आज अगर, और वो तब किया था उस इंसान ने, और आज अगर वो 1,00,000 रुपए का फाइन है तो आप उसे 10,000 ही लेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे उसने वो ऑफेंस किया था तब लॉ के हिसाब से 10,000 था, ठीक है। लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉज एंड नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज, ठीक है। तो ये सिर्फ किस पे होगा, लिमिटेशन किस पे इम्पोज्ड है, सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे, नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज। नेक्स्ट आता है हमारे पास नो डबल जेपर्डी। इसका मतलब एक ही इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए आप एक से ज्यादा बार ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते। आप उसको प्रोसिक्यूट या उसको पनिश एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये तभी होगी जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ या जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा लॉ वो कोर्ट्स बनाए जाते हैं फॉर सर्टेन टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स, तो उनके सामने जब ऐसा होगा, जब वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही होगी, तब ये प्रोटेक्शन मिलती है आपको डबल जेपर्डी के खिलाफ। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये सब नहीं होता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब अगर आपको मैंने एक्यूज किया है किसी ऑफेंस के लिए, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट है, नहीं, वो मेरा काम है आपको गिल्टी प्रूव करना, आपका काम नहीं है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना, ठीक है। यह बहुत बड़ा फर्क है, प्लीज याद रखिएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाउएवर इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जब कंपल्सरीली आपको कोई चीज मंगवानी हो, उसमें आप नहीं बोल सकते भाई मैं क्यों लाऊं, ठीक है। उसके बाद
साथ में कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेंस ये आपको देने पड़ेंगे, इसके लिए आप नहीं मना कर सकते। एंड कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये भी क्या है, इसके ऊपर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन काम नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं, इट एक्सटेंड्स टू ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं करता है ये एक्सटेंड। फिर आता है आर्टिकल 21 विच इज प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देते हैं हमेशा वो 3 आर्टिकल्स को इंपैक्ट करने वाला होता है, 14, 19 एंड 21। जब भी आपका जो जजमेंट आएगा तो वो बोलेंगे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 हम ये जजमेंट दे रहे हैं। मेजरली ये 3 आर्टिकल्स हैं, इन पे बड़ा फोकस किया जाता है। ये बोलते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जो लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ के किसी भी इंसान को अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के लिए उसको एक्सरसाइज करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे लॉ के अंदर प्रोसीजर लिखा है ऐसे 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 होगा, ठीक है, तो वो वैसे ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लॉ नहीं है, ठीक है, तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप अपने आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक नैरो इंटरप्रिटेशन ली आर्टिकल 21 की। उसने बोला कि कोई भी प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 की इज ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है उसके खिलाफ हो सकता है, आर्टिकल 21 के खिलाफ अब जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है, मतलब अगर लॉ ही ऐसा बना दिया हो, लॉ बनता है तभी तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा ना उसको। अगर लॉ आपने ऐसा बना दिया है तो आर्टिकल 21 आपका एब्रोगेट हो रहा है, उसकी वजह से आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। लेकिन वो सिर्फ कहां पे होगा, सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे। लेकिन मनी का केस जो हुआ था 1978 में, वहां पे एक वाइडर इंटरप्रिटेशन ली। उन्होंने बोला इट रूल्ड दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड। ये 2 तरीके से डिप्राइव किया जा सकता है, या तो एक लॉ से, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ, जो प्रोसीजर लिखा होगा उसमें वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड जस्ट होना चाहिए। ठीक है, इट हैज इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये देखेंगे कि लॉ है, ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। आप जो वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी फेयर और जस्ट हो, वो भी देखा जा सकता है। राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, नॉट मियर सर्वाइवल। सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिले आपको, ये भी इसमें है, तो है आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर। आर्टिकल 21 सेफगार्ड्स राइट टू मैरी, आपकी मर्जी है, आप करते हैं। 2018 में राइट टू प्रिवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ विच इज आर्टिकल 21 एंड पर्सनल लिबर्टी इज इम्प्लाइड इन आर्टिकल 21। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। जब राइट टू मैरी, राइट टू प्रिवेसी, इनके ऊपर जब जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो बताते हैं कि किसके तहत बेसिकली हमने ये राइट बताया है। और फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल के अंदर फॉल करता है जजमेंट के हिसाब से, तो वो आर्टिकल 21 के हिसाब से। प्लीज़ इसके करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहता हूँ, देखो ये वीडियोस जो हैं दे आर कंप्लीटली फ्री। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है शुरू से, जितनी भी वीडियोस होगी आपकी, जितनी भी सब्जेक्ट्स की, वो सब फ्री होंगी। आपको खुद से नोट्स बनाने कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ये पीडीएफ हो गई, ठीक है, तो मेरा एक डिस्क्रिप्टिव का ही इसी का एक इसका एक बैच चलता है, ठीक है, इसका ये एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स और रेफरेंस बुक्स का, जहाँ पे जो क्लास की पीडीएफ्स होंगी, मार्क्ड पीडीएफ्स, ये वाली पीडीएफ्स भी जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, साथ में एनसीईआरटी में जहाँ मैं मार्क करता हूँ वो, प्लस करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में चाहिए होंगे, बड़े ही थर तरीके से मैं थरली बताता हूँ, और एक एक पॉइंट को वहाँ पे बताया हुआ है, सारे टॉपिक्स को कोई भी छोड़ा नहीं है। उस करंट अफेयर्स की बुकलेट, मंथली बुकलेट मिलती है। साथ में शॉर्ट नोट्स मिलते हैं जो कि आपको बड़ा हेल्प करेंगे जब आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें मैं उस बैच में प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मुझसे बात करनी है तो @mindmaps by आकाश पे आकर आप बेसिकली मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, इस बैच के बारे में। और ये आपके पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे चलता है। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, हर महीना बीतता रहेगा, करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, जो भी क्लास की पीडीएफ्स है वहाँ पे वो प्रोवाइड होती रहेंगी सभी सब्जेक्ट्स की। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उस आराम से उस बैच में आकर।
अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए, क्लासेस कब होती हैं, कैसे होती हैं, वो तो मैंने आपको बताया, एक फ्री हमारा वो है टेलीग्राम चैनल, टारगेट आईबी एग्ज़ाम। आप वहाँ पे आके डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सभी क्लासेस के अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, और वहाँ पे मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सबकी पीडीएफ्स में डाल देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके अपडेटेड रहे हर चीज़ से। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 21A जो बोलता है राइट टू एजुकेशन, जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया था। इसमें बोलता है कि ये स्टेट को बोलेगा कि प्रोवाइड करो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन 6 से 14 साल के बीच में। 0 to 6 ईयर्स की जब बात होती है तो डीपीएसपी में आता है, अदरवाइज 6 से 14 साल की जो लिमिट है ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में आता है। आर्टिकल 45 जो है ये बोलता है कि 0 to 6 ईयर्स की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देने की ज़रूरत है, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A जो बोलता है कि जो सभी हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए उनको 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, ये ड्यूटी की तरीके से भी इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू पर्सन्स अंडर बोथ काइंड्स ऑफ डिटेंशन, नेमली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है, ठीक है, उसका मतलब है कि आप किसी पर्सन को पनिश कर रहे हो उस ऑफेंस के लिए जो उसने कमिट किया है हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, नॉर्मली जो है उसमें, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोलता है कि जब बेसिकली आपने एक इंसान को बिना ट्रायल के और बिना कन्विक्शन बाय कोर्ट के उसको अरेस्ट कर लिया, मतलब क्राइम करने के बाद अगर आप किसी को पकड़ो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और क्राइम करने से पहले किसी को पकड़ लो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब आपको शायद समझ आ गया होगा। आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है फॉलोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच डिटेंशन: राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसमें आपका राइट है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए कि क्यों किया जा रहा है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। कंसल्टेशन और डिफेंस जो होगा, लॉयर जो होगा, वो आपके पास पूरा राइट है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। आपको अरेस्ट करने के बाद, मतलब कितना दूरी पे पड़ता है जर्नी में जो है, अगर आप, ठीक है, अपने पुलिस स्टेशन से जहाँ पे आपको लेके आया जाएगा, उसके बाद अगले दिन 24 आवर्स के अंदर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अगर आपको पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो इंक्लूड नहीं होता, उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उनको अपीयर कराना पड़ेगा, जिसको कन्विक्टेड को। राइट नॉट टू बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, ये भी राइट है आपके पास कि 24 घंटे ज़्यादा आपको नहीं रख सकते अपने पास। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है कि सैटरडे और संडे, हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बता रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे को क्या होता है कि आपके ये वाले कोर्ट्स बंद होते हैं। तो हाई प्रोफाइल केसेस में हमेशा उस इंसान को उठाया जाता है फ्राइडे की शाम को, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट जब बैठेंगे कोर्ट के अंदर तभी जाके आपको परमिशन लेनी है। तो यहाँ पे आपको 2 दिन से ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिन से ज़्यादा मिल जाते हैं तो आपको जो इंटेरोगेशन होती है उसमें ज़्यादा, तो ये हाई प्रोफाइल केस में यही किया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके उनको उस हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल के साथ। तो हमेशा ये किया जाता है बड़ी चालाकी के साथ, क्योंकि लॉ के अंदर लूप होल्स निकालना लॉयर्स का काम है और वो वही करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब ये प्रॉब्लम लेजिस्लेचर की भी तरफ से है कि उनको इस लूप होल्स को भरने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि लूप होल्स हैं, बट स्टिल वो लूप होल्स रखे जाते हैं उसमें। दीज आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन, जो एनिमी स्टेट होगा जिसके साथ हम वॉर में होंगे। एनिमी स्टेट जो होता है, पाकिस्तान इज नॉट एन एनिमी स्टेट। एनिमी स्टेट वो होता है जिसके साथ हम वॉर के अंदर होते हैं। तो ये एनिमी एलियंस को, या जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जिसको लेकर गए हुए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्राइम होने से पहले आपने किसी को पकड़ लिया उस क्राइम को रोकने के लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होती चीज़ें। एंड सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके लिए क्या बोलता है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके लिए किया जाए तो अगर 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन आप कर रहे हैं तो उसको इट मस्ट द मैटर मस्ट बी रेफर टू एन एडवाइजरी बोर्ड इन विच देयर शैल बी अ हाई कोर्ट जज। एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा जिसमें जो हाई कोर्ट जज होंगे वो भी होंगे वहाँ पे, और वो बताएंगे कि 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है इस मैटर में उसको कि नहीं रखा जा सकता।
डिटेंशन मे बी कंटिन्यूड ओनली वेयर द एडवाइजरी बोर्ड कंसिडर दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स। जब वो एडवाइजरी बोर्ड बोल देगा तभी कंटिन्यू कर सकते हैं डिटेंशन को। अगर वो बोल दे कि हाँ कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं इसको डिटेंशन पे रखने के लिए तो आप रख सकते हैं। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डेटेन्यू। जिसको उठाया गया है उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने जरूरी है। शुरुआत में बेशक ना बताए जाएं बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन टाइम के साथ आपको बताना पड़ेगा। द डेटेन्यू मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि अपनी वो रिप्रेजेंटेशन कर सके अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। तो एक वक्त के बाद उसको ये भी मौका मिलता है कि वो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को अगेंस्ट दैट ऑर्डर। जो डिटेंशन का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि क्या हुआ है, क्या मेरे साथ किया गया था, क्यों मुझे उठाया गया, मैंने ऐसा नहीं किया था, और वो सब चीज़ें वो सारी होती हैं, यू नो दैट। ठीक है। फिर आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। वो होता है आर्टिकल 23 एंड 24, जिसमें 23 जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स्ड लेबर है, बेगार जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली उसके लिए है। और 24 है प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन का इन फैक्ट्रीज। 23 बोलता है द राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, उन सब के लिए है। इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स। ठीक है, स्टेट और प्राइवेट पर्सन्स दोनों के लिए है। आर्टिकल 23 आपको एक और चीज प्रोवाइड करता है, फॉर एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेज एज फॉर एग्जांपल मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस। मतलब ये जो फोर्स्ड लेबर की जो बात है, जब आप किसी को जबरदस्ती लेबर बना ले विदाउट इवन पेइंग देम, तो वहाँ पे वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इजराइल में क्या है, कंपलसरी सर्विस होती है कि कुछ टाइम आपको अपने एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद आपको मिलिट्री में सर्व करना होता है। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर वो कर सकते हैं, और यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन दी हुई है इस प्रोविजन के लिए। आर्टिकल 24 आता है नेक्स्ट। इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी प्रोहिबिशन करता है एम्प्लॉयमेंट की। किन चीज़ों में? फैक्ट्री, माइन और अदर हैजर्डस एक्टिविटीज। इसका मतलब अगर आप अपने पापा के साथ किसी दुकान पे गल्ला संभाल रहे हैं 14 साल से नीचे की उम्र में, अगर आप वहां कर रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर में नहीं आएगा, वो प्रोहिबिट नहीं है। मतलब अगर आप किसी हार्मलेस या इनोसेंट वर्क में इन्वॉल्व हैं तो ये चल सकता है। इसमें क्या होगा बेसिकली, अब अगर ऐसे बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए आप किसी सेट पे देखते होंगे मूवीज में, या ठीक है, या किसी सीरियल में आप देखते होगे, यू सी अ लॉट ऑफ किड्स वर्किंग देयर, तो आप सोचते होगे, अब ये आर्टिकल देखने का आप समझना चाहिए आपको कि यार 14 साल से नीचे काम कर रहे हैं, ये तो चाइल्ड लेबर हुआ। नहीं, 14 साल से नीचे आप फैक्ट्री, माइन और अदर हैजर्डस एक्टिविटीज वहां पे काम नहीं कर सकते। अदरवाइज आप इन चीजों में जो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क होता है वहां आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो पूरे साल हमारी कंट्री में चलता है, विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पता नहीं रिलीजन की वजह से ही सारी लड़ाइयां क्यों हैं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया। मैं अपना रिलीजन करता हूं, तुम अपना रिलीजन करो। मैं तुम्हें अपने रिलीजन में प्रैक्टिस करने से नहीं रोकूंगा, और तुम भी मुझे अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने से नहीं रोकना। सिंपल, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सिंपल। इसमें शुरू होता है आर्टिकल 25 और 28 तक चलता है। ये 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मेरी बुद्धिमत्ता में मुझे कौन सा रिलीजन, फ्री प्रोफेशन, मुझे फैलाना है अपना रिलीजन, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करना और प्रोपोगेट करना रिलीजन को। ये सब चीज़ें किसके आती हैं? ये राइट ऑफ इंडिविजुअल है। और आर्टिकल 26 जो होता है वो राइट ऑफ ग्रुप होता है। बताता हूँ कैसे। 25 ये बोलता है कि जो भी लोग हैं उनके पास एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है और राइट है कि फ्रीली अपना प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपोगेट कर सके रिलीजन। ये 3 वर्ड्स याद रखिएगा। इम्प्लीकेशंस क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपोगेट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। कन्वर्जन जब आती है, ठीक है, तो जो ये बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि जो कन्वर्जन है, जो ये आजकल टर्म चल रही है लव जिहाद और ये सब चल रहा है, तो कन्वर्ट करने के लिए आप मना कर रहे हो तो फ्रीडम राइट्स को। अबे सीधा बोला हुआ है एक्सेप्शन में कि राइट टू कन्वर्ट नहीं होता है। तो कोई भी एक इंसान दूसरे रिलीजन में किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो बेसिकली वो आर्टिकल 25 के तहत नहीं होता। आप उसको बता सकते हो
लेकिन ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं कराओगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 में नहीं आता है। नेक्स्ट कम्स 26, वो था इंडिविजुअल के लिए राइट 25, अब आता है ग्रुप के लिए। मतलब आप बना सकते हो और मेंटेन कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। हाँ, कुछ सर्टेन माइनॉरिटीज को ऐसा पूरा राइट मिलता है, लेकिन हिंदू मेजोरिटी को ऐसी बहुत जगहों पे, बहुत स्टेट्स में, तमिलनाडु वगैरह में राइट्स नहीं मिलते हैं। अब तो बल्कि कर्नाटका ने एक लॉ लेके आया था फॉर दी टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, और फिर वो पार्लियामेंट ने लॉ रद्द कर दिया। वो सब जो हुआ, पूरी कंट्रोवर्सी चली है उसके लिए। इट वाज कॉल्ड एज जिजिया टैक्स। ठीक है, वो जिजिया टैक्स बेसिकली क्या होता है कि आपको रिलीजियस अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए एक टैक्स देना पड़ता है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप स्टेट के जो ऑफिशियल रिलीजन है उसके खिलाफ कोई रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये होता है जिजिया टैक्स। लेकिन हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। सेकुलर कंट्री में उनका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन से डेमोक्रेसी कभी नहीं आती। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो बोलते हैं ना कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, देखो ऐसा है कि आप इतने 50 से ज़्यादा प्लस स्टेट्स हैं, ठीक है, वो अपने ऑफिशियल रिलीजन के साथ चलते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में। वहाँ बता दो किसके पास डेमोक्रेसी है। आपको आपको मैं चैलेंज देता हूँ, आप मुझे बता दो कौन सी एक कंट्री में डेमोक्रेसी। अरे नहीं हो सकती भाई, ऑफिशियल रिलीजन होने के बाद डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। दिस इज द ट्रूथ। तो ऑफिशियल रिलीजन कभी नहीं होना चाहिए, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक कभी नहीं होना चाहिए, ना हिंदू ना इस्लाम, कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्युलर कंट्री है, जैसा काम है। और मुझे लगता है कि आई डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। आई थिंक आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन सेक्युलरिज्म मोर, विच इज़ लाइक कि वन आर्म डिस्टेंस है रिलीजन के साथ। तुम्हें जो करना है लड़ो मरो, जो करना करो, बस लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना। उनको प्रमोट करने का जो आ जाता है ना, आई डोंट लाइक दैट आइडिया। चाहे वो आप हिंदू टेम्पल्स को प्रमोट कर रहे हो या मसाजिद को कर रहे हो, टेम्पल मदरसाज जो भी, वो आपका काम नहीं है सर। रिलीजन जो कर रहा है उसे करने दो। लॉ एंड ऑर्डर जब ब्रेक होगा तब स्टेट बीच में आएगा, अदरवाइज आपको जो करना है आप करो। आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल करना, ये आई डोंट लाइक इट। ये मेरा पर्सनल वो है। ठीक है, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। सबको अपनी पर्सनल जो एक वो है पॉइंट्स वो रखने का पूरी वो है, आज़ादी है। उस पॉइंट्स को मानो या ना मानो, ये आपकी आज़ादी है। आपके पास एक और राइट होता है कि आप ओन या एक्वायर कर सकते हो अपनी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये सब मिलता है आपको आर्टिकल 26 में। फिर आता है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी भी इंसान को आप ज़बरदस्ती बोलोगे नहीं कि पे करो टैक्सेस को, अगर आपको प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इसको अगर प्रमोट करना है या मेंटेन करना है, तो उसके लिए आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, सॉर्ट ऑफ जिजिया। बट ये फोर्सफुली वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप टैक्सेस नहीं लोगे। स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। पैसा जो आ रखा है आपके पास, स्टेट के पास, टैक्सेस के थ्रू, जो मेजरली टैक्सेस के थ्रू ही आता है, या फिर जो वो लोन लेते हैं कंट्री से या बाहर से, तो बेसिकली यही दो तरीके हैं जिससे पैसा आता है सरकार के पास। तो टैक्सेस का पैसा आप किसी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज़ नहीं करोगे। इसलिए हमारी कंट्री सेक्युलर है। बहुत जगह दिखता है आपको, तो सेक्युलर लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 25, 26, 27, 28 पूरा सेक्युलरिज्म दिखाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी स्पेसिफिकली। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आपको बेसिकली ल्योर करना था। ठीक है, उसलिए आपने किया। अदरवाइज सेक्युलरिज्म पूरा कूट कूट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भरा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेलिजेंट दैट वे। उनको पता था कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक को फैसिनेशन मतलब किसी एक को वो करने के लिए पर्टिकुलर रिलीजन को ये किया गया था उस टाइम पे। बट इट्स ओके। नो टैक्स बट फी कैन बी लेविड। मतलब आप टैक्स नहीं लगाओगे किसी पे, लेकिन फीस ली जा सकती है, फी लेवी कर सकते हो आप। अब कर्नाटका गवर्नमेंट बोलती है कि हम तो फी लेवी कर रहे हैं, तो आर्टिकल 27 कैसे एब्रोगेट हो रहा है? लेकिन उस जो है वो, उसका अगर आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डजंट मैच द आइडिया ऑफ व्हाट कर्नाटका गवर्नमेंट सेज। देन कम्स आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन
प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड से चल रहा हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, इसका मतलब वो स्टेट उस प्रमोट कर रहा है उस रिलीजन को, तो वो आर्टिकल 26 और 27 को वो कर देती है खराब। तो इसलिए स्टेट फंडेड जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ये प्रोविजन लेकिन अप्लाई नहीं करता है एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिनिस्टर हो रहा हो स्टेट की तरफ से, लेकिन एक ट्रस्ट के अंदर वो फॉर्म हुआ हो, ठीक है, या फिर मतलब स्टेट का जहाँ पे कम रोल होगा वहाँ पे आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा जो स्टेट की तरफ से मेंटेन होगा और फंडेड होगा वो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रमोट नहीं कर सकते और ना ही दोगे किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट होता है 29 एंड 30 विच इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये क्या है? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो भी हैं होंगे, जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री में, उनका कोई भी सेक्शन जो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहा होगा, जिनके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर खुद का है, उनके पास वो राइट है कि वो कंजर्व कर सकें उसको। तो राइट टू एवरी सिटीजन इंक्लूड्स माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी, याद रखना इसको। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, इसमें माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों आते हैं इसमें। जिनके पास डिस्टिंक्ट लैंग्वेज वगैरह जो भी है वो अपना कंजर्व कर सकते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste और language। मतलब किसी भी सिटीजन को परमिशन आप डिनाई नहीं करोगे, एडमिशन डिनाई नहीं करोगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एक स्टेट मेंटेन कर रहा हो या फिर मेंटेन प्राइवेट कर रहा हो, लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हो? स्टेट फंड से, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इन बेसिस पे आप उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, क्योंकि भाई सरकार पैसा दे रही है, सरकार ही डिस्क्रिमिनेशन करने लगेगी तो फिर तो वो सेक्युलरिज्म ही हट गया ना। देन आर्टिकल 30 आता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश। अब देखो कमाल की बात यह है कि माइनॉरिटी जो टर्म है ये कहीं पे समझाई नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनॉरिटी टर्म कहीं पे एक्सप्लेन्ड ही नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर है, अब ये एक स्टेट है, बेशक पूरी कंट्री में मेजॉरिटी इज द हिंदू, JNK में लेकिन मेजॉरिटी इज मुस्लिम। तो जो भी माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स जो स्पेसिफिकली उनके लिए होंगे या माइनॉरिटीज कौन काउंट होगी वहां पे? हिंदू। समझिए इस बात को, सिर्फ ये नहीं कि मेजॉरिटी कंट्री है, जरूरी है कि स्टेट वाइज भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होती है। भाई जरूरी थोड़ी है हर स्टेट में मेजॉरिटी वो हिंदू होंगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। नेक्स्ट आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज के पास पूरा राइट है, उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश बनाएं या एडमिनिस्टर चलाएं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने चॉइस के, एंड दिस राइट इज ओनली टू माइनॉरिटी। ऊपर वाला माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों के लिए है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के पास है। यहाँ माइनॉरिटी सीधा लिखा हुआ है, ऑल माइनॉरिटीज, यहाँ पे कहीं माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ है प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एंड हाँ, मैंने बताया टर्म माइनॉरिटी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ चीज़ें ऐसी आ गई सरकार के सामने कि यार हमने कुछ जो लॉज बनाए हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा उस पर कुछ करेगा, जरूरी है उस लॉज को बचाया जा सके। तो नेक्स्ट जो है वो उसी के ऊपर राइट टू प्रॉपर्टी एंड सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, जो आर्टिकल 31 में है। इसमें क्या है आर्टिकल 31 में? अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आर्टिकल 19(1)(f) भी निकाल दिया गया, जिसमें आप अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो वो भी हटा दिया गया और शिफ्ट कर दिया प्रोविजन इन आर्टिकल 31। क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ। अगर लॉ बना दिया जाए उस पर तो आपको डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज आपको कोई डिप्राइव नहीं करेगा आपकी प्रॉपर्टी से। तो यहां से निकाल के कहां डाल दिया? आर्टिकल 300A में। आज क्या है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब जो लॉ के थ्रू आपको राइट दिया गया हो उसको बोलते हैं लीगल राइट।
अब इतना नॉर्मल है, एनसीईआरटी के अंदर मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया आपको। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर कुछ टाइम पहले कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है आज वो क्या है। तो वो बेसिकली एक लीगल राइट है। अगर आपको बेसिक समझ आते हैं एनसीईआरटी से, आप वो क्वेश्चन कर देते। जिन्होंने सबसे पहले उठाई ही लक्ष्मीकांत, वो कह रहे अरे वाह प्रीलिम्स ने क्या क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, वाह यार मज़ा आ गया, क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, कितना टफ बनाते हैं पेपर। कुछ टफ नहीं था। एनसीईआरटी में डायरेक्टली लैंग्वेज से समझ आता है कि कौन सा राइट है वो। ठीक है, तो खामा खाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना यूपीएससी के सभी एग्जाम्स को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं। और वो किसकी प्रॉब्लम है? वो स्टूडेंट्स तो हैं ही। सबसे पहले शुरू होता है इंस्टीट्यूट से कि अरे बाप रे यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम हो। डिफेंस एग्ज़ाम यूपीएससी और प्रीलिम्स का सिविल सर्विसेज में बहुत फ़र्क है, लेकिन स्टिल ग्लोरीफाई कर देंगे कि आप कोर्स खरीदिए 10,000 का। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम ही इतना टफ है। टफनेस का प्राइस से क्या मतलब? ये तो कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट्स करेंगे सबसे पहले ग्लोरीफाई करना, क्योंकि उनको चाहिए फियर स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स जब फियरफुल होंगे तभी पैसा देंगे। फियर के बाद शुरू होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सबसे बड़ा धंधा चलता है, या फिर जो रूम शेयर करते हैं, या फिर चाय की टपरी पे बैठ के 10-12 लोग बात कर रहे होते हैं, वहाँ से वो लोग ये ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं कि यार यूपीएससी के पेपर्स तो बहुत टफ होते हैं। ये जो फियर साइकोसिस है और ये ग्लोरीफाई करने की कोशिश है ना, इसने यूपीएससी एग्जाम्स को इतना टफ बनाया हुआ है। अदरवाइज आज स्टूडेंट्स देखोगे ना, पहले पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्लियर करके निकाल ले जा रहे हैं। आप लगे रहो। क्यों? आप लोगों ने ग्लोरीफाई इतना कर दिया यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब तो अरे भाई कुछ नहीं है। दे आर जस्ट कंसेप्चुअल, सिंपल। उनको आपके कॉन्सेप्ट और आपकी लॉजिकल और जनरल या कॉमन सेंस चाहिए। आपकी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउ डेज, यू ऑल गाइज नो। कॉमन सेंस चाहिए जो कि कॉमन है ही नहीं आजकल। तो उनको इतना ग्लोरीफाई करके अपने आप के अंदर फियर जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली एनसीईआरटीज पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो और एग्जाम देने जाओ। इतने स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में निकाल के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं भाई फियर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस 300A में डालने के बाद क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए द राइट टू प्रॉपर्टी आज भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फॉर्म में बोला जाए तो लीगल राइट है, एंड कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर इस राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है तो जो इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता आर्टिकल 32 के तहत। अब फंडामेंटल राइट्स में ना कुछ एक्सेप्शंस डाली हैं, अब इसको देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। 31 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्री, कॉमर्स, तो स्टेट कोई भी पर्सनल लैंड को एक्वायर कर सकता है, ये आर्टिकल 31A में डाल दिया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे और कॉमर्स के नाम पे। 31B में क्या बोला कि जो भी 9th शेड्यूल बनाया गया था, जो भी 9th शेड्यूल के अंदर एक्ट डालेंगे हम, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से अलग रहेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहा है ये लॉ, ठीक है, और अब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। 9th शेड्यूल में जैसे हमने कोई चीज़ डाल दी, उस पर ब्लैंकेट इम्यूनिटी है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। लेकिन IR कोएल्हो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, हम 9th शेड्यूल के अंदर वाले उनको भी छेड़ सकते हैं। हाँ, 9th शेड्यूल में जो लॉज केशव नंदा भारती केस 1973 से पहले के हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन केशव नंदा भारती केस 1973 के बाद जो भी लॉज हैं 9th शेड्यूल में, उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी। फिर आता है आर्टिकल 31C। ये बोलते हैं कि लॉज जब बनाए जाएं क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, DPSP 39B एंड C, तो उन पे इम्यूनिटी है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कर भी रहे हो तो। खराब। इन दो को अप्लाई करने के लिए DPSPs को सब छूट है, पार्लियामेंट बना सकती है अपने पास। ठीक है, इसका नाम बुलाते हैं सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSP। कुछ लॉज को बचाना जब वो किसी DPSP को मतलब मुकम्मल कर रहे हो, तो उसके लिए उन लॉज को बचाना। तो फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो रहे हैं, इसका मतलब इस अब्रोगेट हो रहे हैं, तो इसका रोना लेके आप प्लीज़ हमारे पास नहीं आएंगे, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो ये है आपका सोल एंड गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। NCERT डायरेक्टली बोलती है। आर्टिकल 32 एक बेसिक फीचर है। अगर आपको राइट्स दे दिए जाएं
लेकिन अगर कल को वो राइट्स आपके कोई तोड़े तो आप किसके पास कंप्लेंट करेंगे? कंप्लेंट करने वाली अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए, अदरवाइज राइट्स तो आपने बता दिए, किसी का मन कर रहा है कि आपके राइट्स को वो करे, रिस्पेक्ट करे, कोई कह रहा है भाई मैं तो तुम्हारे राइट्स रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं नहीं मानता उन्हें, और वो आपके राइट्स को एब्रोगेट करे, किसके पास जाएंगे? ये जो किसके पास जाना है, ये सवाल जो है ये आर्टिकल 32 के अंदर है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, इसमें और क्या बताया जाता है कि पार्लियामेंट किसी भी और कोर्ट को भी ये बोल सकता है, पावर दे सकता है कि आप इशू करें डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स। ठीक है, तो जो 5 रिट्स हैं बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास भी हैं, रिट्स हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्वो वारंटो, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो इनके पास है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, ये पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी दे सकती है, उसके पास ये पावर है, प्लीज याद रखिएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं पर लिमिटेड है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये पता है आपको, जब प्रोक्लेमेशन की जाती है नेशनल इमरजेंसी की तो उसमें लिखा जाता है कौन से आर्टिकल्स है जो जाएंगे। आर्टिकल 19 तो ऐसा है जो ऑटोमेटिकली चला जाता है, जैसे ही आपका वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे उन ग्राउंड्स पे अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो जैसे ही वो लगेगी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली डिसोल्यूट हो जाएगा, मतलब उसकी एब्रोगेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो खुला रहेगा, ये नहीं सुप्रीम कोर्ट बंद कर देंगे, आर्टिकल 32 रद्द हो जाएगा, नहीं नहीं, आर्टिकल 32 काम में रहेगा। ठीक है, लेकिन आप आर्टिकल 19 आपका एब्रोगेट हुआ है, इस वजह से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब वो प्रोक्लेमेशन होती है नेशनल इमरजेंसी की और जब दोनों हाउसेस को वो पास करना होता है, तो वो उस प्रोक्लेमेशन में ही लिखा होता है कि भैया हम कौन से राइट्स को एब्रोगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है राइट टू मूव एनी कोर्ट और फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 32 है वो सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए होती है कि आपके राइट्स कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास मुंह उठाकर कि भैया ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, इसके साथ कुछ करो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है चलो हम रिट इशू करते हैं, इसको बुलाते हैं, कुछ करते हैं, वो अभी पढ़ेंगे हम। फिर आता है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इनके पास क्या पावर्स हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। 32 सुप्रीम कोर्ट के पास रिट पावर देता है और आर्टिकल 226 सभी हाई कोर्ट्स को देता है। एससी जो है सुप्रीम कोर्ट, वो इशू कर सकता है रिट फॉर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट अदर राइट्स, दूसरे राइट्स के लिए नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं और भी राइट्स के लिए कर सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी के लिए आप जा सकते हैं, वो भी तो राइट है ना एक, वो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन राइट तो है ना, तो उसके लिए भी आप हाई कोर्ट के अंदर जाके उनको बोल देते हैं कि भैया आप रिट इशू कीजिए इसके लिए प्लीज। नैरो रिट जुरिस्डिक्शन है, ये हमें पता लग गया, और यहाँ पे वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इशू कर सकता है रिट अगेंस्ट बॉडी थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, तो मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो ज़्यादा है, ये सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित है। आर्टिकल 32 इज इट सेल्फ फंडामेंटल राइट्स, हेंस एससी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज दिस जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट साफ लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा है आपको याद कराया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट है, मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना किया जा सकता? क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। तो बाबूजी अगर फंडामेंटल राइट के लिए वो आपके पास आए हैं ना रिट इशू करने के लिए, तो आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए। लेकिन आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए डिस्क्रेशनरी होता है हाई कोर्ट के लिए कि मानो या ना मानो। हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, तो वो इंसान उसके बाद कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। देखो कॉन्सेप्ट से समझोगे ना जिंदगी भर चीजें याद रहेंगी, रट्टा मारोगे ना तो एग्जाम से एक दिन पहले ही भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। देन कम्स रिट्स के टाइप्स और उसके स्कोप क्या है। अब हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्वो वारंटो, मतलब समझते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। अब देखो कितना अच्छा टेबल बनाया है मैंने, मीनिंग्स डाले हुए हैं सबके, पूरा मीनिंग एक्सप्लेन किया हुआ है, किसके अगेंस्ट हो सकते हैं वो एक जगह डाले हुए हैं ताकि आपको याद रहे, और कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ये कहाँ पे। ऐसे बनाते हैं नोट्स ताकि आपको याद रहे, इतना बड़ा बड़ा पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसाइज नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन करने पे आपको अपनी स्टोरी समझ आए, पता लगे आपने ये नोट्स बनाए थे तो उसकी बैक स्टोरी क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये आपके नोट्स बनाने के तरीके पे ही होता है निर्भर,
नोट मेकिंग की क्लास मैंने बताई थी, इसमें मैंने समझाया था कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, फॉलो कीजिए उसे। अदरवाइज पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर का। हेबियस कॉर्पस में क्या है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, बुलाओ भाई उसे। ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन, मैंने आपको डिटेन कर दिया, पकड़ लिया आपको, हटा दिया आपको, तो उनको बोला जाएगा मेरे को कि भैया उसको बुलाओ वहां पे कोर्ट के सामने, क्या हुआ है हमें पता चले। ठीक है, अब ये बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पीपी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। और किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, जब लॉफुल डिटेंशन कर रहे हो, 3 महीने से पहले आपने डिटेंशन किया हो, लॉफुली किया हो, आपके पास ग्राउंड्स हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के तहत मैंने इसकी डिटेंशन की है, तो भाई चुप रहना, आप मत बोलो ना तुम। ठीक है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप नहीं, कंटेम्प्ट कोर्ट खुद ही कंटेम्प्ट करेगा उनको, तो अपने आप को थोड़ी बुलाएगा अपने सामने, तो ये इनके अगेंस्ट इशू नहीं किए जा सकते। हेबियस कॉर्पस समझ आया। फिर आता है हमारे पास मैंडमस। मैंडमस का मतलब है वी कमांड, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू इट, हम बोल रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा, हम कमांड कर रहे हैं। कमांड कौन इशू करेगा, कोर्ट इशू करेगा, एक ऐसे पब्लिक ऑफिशियल को जिसको बोला जाएगा कि भाई अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज करो, जिसमें तुम मतलब नाकार हो चुके हो, जो आप तुम नहीं कर पा रहे हो या तुमने मना कर दिया करने के लिए, प्लीज अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज करो, ये काम है तुम्हारा। किसी भी पब्लिक बॉडी, एक कॉरपोरेशन या एक इंफीरियर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल दिया कि भाई ये तुम्हारी जुरिडिक्शन है, चुपचाप काम करो ये वाला। ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट एजेंसी है, उनको बोल सकते हैं। प्राइवेट बॉडी को नहीं बोल सकते कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो उनकी मर्जी है, डिस्क्रिशनरी पावर है उनके पास, करेंगे। प्रेसिडेंट को और चीफ जस्टिस इंडिया को, ये तीनों को आप ये इशू नहीं कर सकते, रेटिए वाली। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन, इसका मतलब है टू फॉरबिड, रोकना, मना करना, टू फॉरबिड। इसका मतलब ये एक हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है या एक ट्राइब्यूनल को, टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। अपनी औकात से बाहर जाने की जब कोशिश करेगा कोई लोअर कोर्ट, तो हायर कोर्ट बोलेगा कि भैया चुप रहो, अपने जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। नॉर्मल लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, कि तुम काम करने जा रहे हो और तुम्हें बोल रहे हैं चुप रहो, कोई जरूरत नहीं काम करने की, तो इट इज अ प्रिवेंटिव थिंग, आप कुछ गलत होने से रोक रहे हो। कल को उसकी जुरिस्डिक्शन में ही वो चीज़ नहीं है, उसने गलत कोई दे दिया जजमेंट, तो आप उसको होने से पहले रोक रहे हो। ठीक है, अब ये किसके लिए, जुडिशियल एंड क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही आप कर सकते हो, प्राइवेट के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट दो काम करता है, जुडिशियल अथॉरिटी है वो तो है ही, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर काम नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उन पे काम नहीं करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उन पे काम नहीं करेगा। सिर्फ किन पे काम करेगा, जुडिशरी ऑफिसेस में, जुडिशियल ऑफिसेस के लिए, जुडिशियल एंड क्वाज़ाई जुडिशियल अथॉरिटीज। फिर आता है सर्शियरी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म किया जाए या आपको पूछा जाए कि भाई आप सर्टिफाइड हो ही करने के लिए कि नहीं। एक हाई कोर्ट लो कोर्ट को देता है, सेम है। ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग, ठीक है, किसी को भी बोल सकता है वो कि एक केस जो आपके पास पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो, तो आप उसको प्रिवेंट भी कर रहे हो कि वो जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके अपना काम ना करे, और दूसरा क्योर भी कर रहे हो कि अगर कोई चीज़ उसके पास रखी है कि केस पेंडिंग है, अगर उसने चालू कर भी दिया है उस केस पे सुनवाई करना तो भी आपने ले लिया। तो सर्शियरी क्या है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। प्रोहिबिशन सिर्फ प्रिवेंटिव है, करने से रोकता है, करने के बाद ठीक नहीं करता, लेकिन सर्शियरी करने के बाद भी ठीक करता है। जुडिशियल, क्वाज़ाई जुडिशियल और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ये तीनों के ऊपर आप इसको इशू कर सकते हो। लेजिस्लेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर ये काम नहीं करती हैं। फिर आता है हमारे पास क्वो वारंटो, वो बोलता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट।
issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to public office। एक इंसान एक पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ गया तो वो पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या क्लेम है इस पब्लिक ऑफिस पे, कैसे आप यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ ये कब है? ओनली इन द केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा परमानेंट कैरेक्टर का ऑफिस बनाए, वहाँ के लिए होता है बेसिकली ये। मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऐसा ऑफिस है, लेजिटिमेट ऑफिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके देता है। एक ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे या फिर एक लॉ बना के दे, ऐसी बॉडी कोई। वहाँ पे अगर कोई इंसान बैठ रहा जाके जिसकी अथॉरिटी नहीं है वहाँ बैठना, तो बोला जाता है कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, तो क्वो वारंटो वो होता है। आई होप आपको सारी रिट पावर्स एक साथ समझ आई हो। मुझे पता है लोगों की बहुत बड़ी वीकनेस होती है रिट पावर्स, मन ही नहीं करता पढ़ने का। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, और उसी को लेके चलते हुए मैंने एक पूरी टेबल बनाई है ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें, याद कर सकें और पढ़ सकें। फिर आता है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। 33 बोलता है कि पार्लियामेंट ही सिर्फ, ओनली पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या ख़त्म कर सकती है बाय लॉ, फंडामेंटल राइट्स को कर सकती है, टू इन द एप्लीकेशन टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सॉरी, वो लॉ वाला जो है वो ओनली पार्लियामेंट, ठीक है, वो लॉ वाला है, हाँ, लेकिन यहाँ पे भी ओनली पार्लियामेंट है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, उनको, उनकी जब एप्लीकेशन की बात आए, जब इन केसेस में हो, आर्म्ड फोर्सेस की कोई बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई बात हो, पुलिस फोर्सेस की कोई बात हो, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई बात हो, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है लॉ के तरीके से किसी भी फंडामेंटल राइट को। या द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिनको एक काम दिया हो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उन फोर्सेस के लिए भी। अ पार्लियामेंट्री लॉ इनएक्टेड अंडर आर्टिकल 33, पार्लियामेंट्री लॉ जो बनेगा आर्टिकल 33 को प्रैक्टिस करते हुए, इट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल्स, कोर्ट मार्शल्स को भी इससे बाहर निकाल सकते हैं। जो ट्राइब्यूनल्स, जो मिलिट्री लॉ में जब आप कुछ मार्शल, जो मिलिट्री कोई क्राइम करते हैं आप, जो मिलिट्री में होते हैं, तो उसके बाद आपको नॉर्मल कोर्ट्स नहीं करते हैं, आपको कोर्ट मार्शल होता है आपका, ठीक है। तो पार्लियामेंट रिट जुरिस्डिक्शन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इसको निकाल सकता है, कोर्ट मार्शल्स को एक्सक्लूड कर सकता है, सो फार एज द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर कंसर्न। तो बेसिकली जब फंडामेंटल राइट्स आपके जा रहे हो, आप बोलो कोर्ट मार्शल में मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो आप फंडामेंटल राइट्स का आपके एब्रोगेशन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाओगे। तो पार्लियामेंट ये भी हटा देती है कि यार कोर्ट मार्शल के काम में आप प्लीज़ फंडामेंटल राइट्स की रिट जुरिस्डिक्शन मत लेकर आना, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। 34 बोलता है आर्टिकल, मार्शल लॉ जब फोर्स के अंदर हो तो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब कि और सारी रिट्स तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आपने अगर बना दिया डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सस्पेंशन हो जाएगी कौन सी रिट की, हेबियस कॉर्पस की, वो चलेगा। फिर आता है आर्टिकल 35 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 35 बोलता है कि कोई भी लॉज, ठीक है, कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं हो सकती। ये है आर्टिकल 35। यहां से आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। उसमें लीगल राइट्स कुछ एक्स्ट्रा हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे 265 आर्टिकल है, ठीक है, जो पार्ट 12 में आता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लेजिस्लेचर नहीं बोलेगी तब तक आप किसी भी टैक्स को लेवी नहीं कर सकते किसी पे, या कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स को, जब तक अथॉरिटी बाय लॉ या जब तक लेजिस्लेचर आपको अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट आर्टिकल 300A विच इज राइट टू प्रॉपर्टी, 12th पार्ट में है, ये हमने बताया था। आर्टिकल 301 विच इज पार्ट 13th, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ठीक है। आर्टिकल 326 पार्ट 15 के अंदर एडल्ट सफरेज विच इज राइट टू वोट। तो ये भी क्या है, एक लीगल राइट है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा कि राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, क्या है। सो इट इज़ अ लीगल राइट। वहाँ पे ऑर्डिनरी राइट भी लिखा होता है, डू नॉट गो विद दैट, इट इज़ अ लीगल राइट। नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक पे, विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
पार्ट 4 के अंदर है, जस्ट आफ्टर फंडामेंटल राइट्स, और 36 to 51 है। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में कोई खास फर्क है वो समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को एक पावर देता है अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, ये मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर है। डीपीएसपी क्या करता है, डीपीएससी इंस्पायर करता है किसको, गवर्नमेंट को, इंस्पायर द गवर्नमेंट टू डू वेलफेयर। जैसे मान लीजिए कल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आप एक करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप, उसको आपको लग रहा है कि यार मैं कैटेगराइज कहाँ करूँ, ये कौन से सब्जेक्ट में आना चाहिए, तो आप जाएंगे अपने सिलेबस में देखने के लिए कि क्या ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं, ये करंट अफेयर। वैसे ही जब भी सरकार को ऐसा लगता है यार चलो उठ के आज वेलफेयर करते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि क्या वेलफेयर के रिगार्डिंग कुछ है क्या डीपीएसपी में। अगर दिया होता है तो लॉ बनाने के लिए बेसिकली आपके पास, क्या बताऊं मैं, आपके पास एक सिलेबस है कि आपको जब भी वेलफेयर करना होगा ना, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको लग रहा हो क्या वेलफेयर करूं, क्या वेलफेयर करूं, तो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे वेलफेयर लिखे हुए हैं कि आप कैसे सोसाइटी का वेलफेयर कर सकते हैं, तो उनको एक हिंट मिल जाता है कि अगर हमें लॉ बनाना है ना, अब हम इस डीपीएसपी पे लॉ बनाएंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये पता था कि अगर आपने ये डीपीएसपीस को कंपलसरी कर दिया और फंडामेंटल राइट्स जितनी पावर दे दी सिटीजन्स को इसके रिगार्डिंग, तो हर सिटीजन हर तीसरे दिन खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट के अंदर कि सर ये वाला डीपीएसपी अभी तक इन्फोर्स नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पता था कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ, लेकिन अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली है और सरकार के पास इतना पैसा नहीं होगा काफ़ी सालों तक कि ये सारे वेलफेयर पॉलिसीज़ पे ध्यान दे सके एक ही वक्त पे। इसलिए डीपीएसपी को नॉन एनफोर्सिएबल रखा कि आप कोर्ट में जाके ज़बरदस्ती सरकार की गर्दन पकड़ के उसको अप्लाई नहीं करवा सकते। सरकार का जब मन होगा सरकार अप्लाई करेगी। ये बेसिकली सेंटीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है और सरकार की क्या नीयत है, इंटेंशन, उसके ऊपर बेस्ड होता है सरकार कितने डीपीएसपी को अप्लाई करेगी। तो फाइनेंसिस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने बोला इसको कंपलसरी नहीं रखेंगे, ये सरकार की इंटेंशन के ऊपर होगा, कंपलसरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से कभी भी कर सकती है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, कहाँ से आइडिया बोरो किए गए हैं, इट इज़ बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 और फिर वहाँ से कॉपी हुआ था कहाँ पे, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। The phrase DPSP denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. ये कुछ ऐसे बेसिकली क्या हैं, ये कुछ ऐसे आइडियल्स हैं, कुछ ऐसे मतलब बेसिकली समझ लीजिए कुछ ऐसे विचार हैं जो स्टेट को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी वो कोई पॉलिसीज़ या कोई लॉज बना रही हो। ये मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल्स फॉर गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार किस तरीके से सारी जो लॉज वगैरह हैं जो चलाते हैं देश को, वो किस नीयत के साथ चला रही है, तो वो गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस बेटर करने के लिए आप इनको बेसिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी किस लिए बनाया था, ताकि आपकी जो लॉ मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप लॉ बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या बना रहे हैं हम, डीपीएसपी में आपको हल दिया होता है कि यार आप इस पर बना लो ना, उस पर क्यों बना रहे हो, इस पर बना लो। तो डीपीएसपी इन्फ्लुएंस करता है लॉ मेकिंग को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विच वॉज एन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उसी को लेकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई। दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। आप जुडिशरी के सामने नहीं खड़े हो जाएंगे जाके कि सर कुछ कीजिए। Directive principles, though non-justiciable in nature, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. बेशक वो ना कर रहे हों, लेकिन जब जुडिशियल रिव्यू कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट, तो थोड़ा बहुत इसका भी आइडिया ले लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है किसी लॉ की कि नहीं, ठीक है। तो डीपीएसपी जैसे फंडामेंटल राइट्स तो लिमिटेशंस डालते हैं, लेकिन डीपीएसपी कोई लिमिटेशन नहीं डालता लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। ये बेसिकली स्टेट को गाइड करता है और एक गाइडलाइन की तरह काम करता है स्टेट के लिए।
आर्टिकल 36 जो होता है वो बोलता है दिस डिफाइंस द टर्म स्टेट, ठीक है। 37 बोलता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंक्लूड डीपीएसपी डायरेक्टिव्स इन देयर पॉलिसीज। ये ड्यूटी होनी चाहिए एक स्टेट की, ऑर्डर नहीं है, ड्यूटी है कि आप अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, आप इनका वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इनको फर्दर समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैंने डिवाइड किया हुआ है सीधा, इसमें आप सामने सामने याद कर सकते हैं, ठीक है। सामने लिखा होता है, एक ही टेबल में कंपेयर किया जा सकता है आराम से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज पीडीएफ का मैंने सब्सक्रिप्शन वाला पूरा वो बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आप आराम से, मैं कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट हुए थे कुछ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग यार क्या करें। चंपकम केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा डीपीएसपी से ऊपर रहेंगे और फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के पास कई ज़्यादा पावर है डीपीएसपी से। फिर हुआ गोलकनाथ केस 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी अमेंड नहीं हो सकते हैं डीपीएसपी के लिए। चंपकम केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं डीपीएसपी के लिए, डीपीएसपी से, लेकिन डीपीएसपी को अप्लाई करते हुए फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जब आपको डीपीएसपी को थोड़ा सा अप्लाई करना हो तो। गोलकनाथ केस में बोला कि डीपीएसपी को अप्लाई करने के चक्कर में आप फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, आर्टिकल 31C आया, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी 39B एंड C, ये हमने देखा था। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है और इस चीज को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। केशव नंदा भारती केस में बोला ठीक है, फर्स्ट चीज हम मान लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जब आर्टिकल 39 क्लॉज बी और 39 क्लॉज सी की बात कर रहे हो, तब जो है आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, मान लिया, लेकिन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट वाला चीज हम नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सेकंड प्रोविजन को, ये जो सेकंड था, ये कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आया और छेड़छाड़ करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें बोला कि डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट से, तो डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए भैया हम तो फंडामेंटल राइट को कुछ नहीं समझते, हम तो छेड़छाड़ करेंगे, ये सरकार ने निकाला। और फिर इसके 4 साल बाद मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ऐसा है, फंडामेंटल राइट सुपीरियर है डीपीएसपी से, लेकिन डीपीएसपी 39B एंड 39C को अप्लाई करते वक्त अगर 14 और 19 आर्टिकल को दिक्कत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के आर्टिकल 31C के जो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वाले प्रोविजन को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन आप ये मत बोलिए कि फंडामेंटल राइट से बड़े हैं डीपीएसपी। कंक्लूजन क्या है, आखिरी में क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे, कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम हैं डीपीएसपी से, बड़े हैं डीपीएसपी से, और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स फॉर डीपीएसपी। तो बड़ा छोटा कुछ नहीं है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आपको अमेंड करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे भी देखेंगे, प्रियम्बल को भी हम उसमें आइडियाज़ यूज़ करेंगे, और डीपीएसपी के आइडियाज़ सभी एंगल से देखकर हम देखेंगे कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने डीपीएसपी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन पार्लियामेंट उनको अमेंड कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर ना करे बस, लेकिन पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है जब भी डीपीएसपी को अप्लाई करना हो तो ये है पूरा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपको आई होप समझ आया हो, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर आता है हमारे पास फंडामेंटल राइट जो ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, आर्टिकल 51A में ऐड किया गया, डीपीएसपी में आगे डाला गया इसको,
पार्ट 4A बनाकर, पार्ट 4 क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A बनाया गया विच इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। कहाँ से लिया गया, USSR कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत यूनियन रिपब्लिक। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उन्होंने रेकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन हमने सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिए। 1999 में वर्मा कमेटी बैठी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया लीगल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो 1976 के स्वर्ण सिंह कमेटी है जिसने रेकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो जानना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट कमेटी की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी की कमेटी की रिकमेंडेशन को देखते हुए 1976 में सबसे मेजर जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बुलाया जाता है, वो पास की गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाले गए। दिए तो बहुत सारे थे लेकिन 10 चूज़ किए गए। ठीक है, उसके बाद 11वीं कब डाली, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों की प्रमोशन ऑफ एजुकेशन की, सॉरी 6 to 14, आई एम रियली सॉरी, 6 to 14, 0 to 6 इज इन DPSP। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दे आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ उन्हीं के ऊपर होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल है, इसके लिए स्टेट जो है या फिर जो बेसिकली लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे कि भाई ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल विदाउट लीगल सैंक्शन, नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए कोई खास ऐसा लॉ नहीं है कि आपने अगर इसको नहीं ड्यूटी निभाई अपनी तो आपको बेसिकली वो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ। क्या है, जैसे रिस्पेक्ट करो नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ठीक है, फॉलो दी नोबल आइडियल्स, प्रोटेक्ट यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, डिफेंड कंट्री, प्रमोट ब्रदरहुड, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, इम्प्रूव और प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर एंड चाइल्ड एजुकेशन, विच इज 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए है आपके। ठीक है, तो ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP। आई होप आपको समझ आया हो एंड आई कुड एक्सप्लेन यू कि आप अच्छे से एक एक पॉइंट आपको जो आपने कितनी बार पढ़ी होंगी लक्ष्मीकांत लेकिन कभी समझ नहीं पाए होंगे, आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो कितने पेजेस के अंदर, मान लीजिए कि 1 से लेकर मतलब आपका ये पूरा जो है ये आपका ख़त्म हो गया 10-11 पेजेस में। ऐसे नोट्स बनाइए ताकि आपको आखिरी वक्त पे याद भी रहें और आप रिवीजन भी कर सकें इसको। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं एमर्जिंग एमरजेंसी प्रोविजंस और अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन सब की बात करूंगा। तो वो टॉपिक्स आपको थंबनेल में दिख जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस के लिए। और प्लीज़ अगर आप नए हैं, यहाँ तक आपने देखा है, आपको क्लास पसंद आई होगी पक्का, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।